अगला टॉपिक है सेल जंक्शन। ठीक है, आवाज क्यों हाँ वो सही है, चलाना भी रहेगा ना, 2 मिनट लगातार में दिक्कत हो जाती थी बोलने में आना चाहिए। बैठ जाइए प्लीज से आइए। अगला टॉपिक है सेल जंक्शन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? सेल जंक्शन। एक चीज ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर सेल जंक्शन आपको प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी। ठीक है, प्लांट टिश्यू में भी सेल जंक्शन पढ़ते हैं और एनिमल, वहां पर सेल जंक्शन का मतलब होता है दो सेल आपस में कैसे जुड़ा होता है, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी कैसे हैं। ठीक है, प्लांट में अगर आप पढ़ते हैं तो मिडिल लेमेला और प्लाज्मोडेस्माटा ये सब कनेक्शन होते हैं। ठीक, ये एनिमल में हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? एनिमल में। और ध्यान रखना है सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? जैसे मैंने बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होती है? एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, उसी तरीके से सेल जंक्शन कहाँ मिलेगा? एपिथेलियल में। लेकिन नर्वस टिश्यू में, सॉरी, आपको ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर और कभी कभी नर्वस में नहीं मिलता। कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सेल जंक्शन कहाँ होते हैं? जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये एपिथेलियल टिश्यू में। समझ में आ रहा है? आगे लिख लीजिएगा समटाइम इन। लेकिन ध्यान रखना, मोस्टली पूछा जाए सेल जंक्शन आपको कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेंगे। समझ में आया? सेल जंक्शन होता क्या है? जहां पर दो सेल आपस में जुड़ती हैं। किस मकसद से जुड़ती हैं? मकसद कुछ भी हो सकता है उनका, मकसद कुछ भी है, सेल आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सेल जंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप का सेल जंक्शन होता है। देखिए, पहला कौन सा है? गैप जंक्शन। दूसरा कौन सा है? एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा कौन सा होता है? टाइट जंक्शन। ठीक, 3 टाइप का सेल जंक्शन है। डायग्राम में बनाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से बनता है। ये दो सेल आपस में जुड़ गया, यहाँ पर बीच में देखिए ये जंक्शन कौन सा बना? टाइट जंक्शन। ठीक है, पहले इसी को समझिए। टाइट जंक्शन वो होता है जहां पर, टाइट जंक्शन किसको बोलते हैं? यहां से कोई भी चीज लीक नहीं हो सकती है। जहां पर टाइट जंक्शन होगा वहां से सेल में, एक सेल से दूसरी सेल में कोई चीज लीक नहीं होगी, मतलब
इट प्रिवेंट द लीकेज, ये क्या रोकता है? सेल में लीकेज को रोकता है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन देखिए क्या करेगा ये, जहां पर लीकेज रोकना होगा, जहां कोई चीज मटेरियल भेजना नहीं होगा, वहां पर कौन सा मिलेगा? टाइट, इसलिए इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन का मतलब होता है, देखिए इस तरीके से, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, दोनों के बीच में ये गैप देखिए, देख रहे हैं इस तरीके से, दो सेल आपस में जुड़ती हैं, ये दो सेल आपस में जुड़ी हुई है ना, इनके बीच में ये गैप है, यहाँ से मटेरियल यहाँ जा सकता है। तो गैप जंक्शन एक अकेला जंक्शन है जिसके द्वारा एक कोशिका से कोई भी पदार्थ दूसरी कोशिका में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको गैप बोलते हैं, ये गैप है दो सेल के बीच का। तो ये क्या करता है, ये काम क्या होता है इसका? इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं? इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, दो सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेल, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में मटेरियल को भेजने में मदद करता है, कौन सा वाला? गैप जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है? एडहेर का मतलब होता है चिपकना, ये दो सेल को चिपकाता है, दो ब्रिक्स को, दो ईंटे को आपस में कैसे जोड़ा जाता है? सीमेंट की मदद से। ठीक है, ऐसे जहां पर एडहेरिंग जंक्शन होगा वहां पर दो सेल आपस में इस तरीके से जुड़ी रहेंगे। ये देखिए, ये कुछ मटेरियल है, सीमेंटेड मटेरियल, सीमेंटेड मटेरियल की मदद से दो सेल आपस में जुड़ जाती हैं। तो एडहेरिंग जंक्शन किसमें मदद करता है? ये सीमेंटेड मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल और दो सेल को आपस में एडहेयर, ठीक है, दो सेल को चिपकाने में मदद करता है। एडहेयर द सेल्स, सेल को एडहेयर करता है, सेल को चिपकाने में मदद करता है। समझ में आया? तो ये तीन तरीके के क्या हो गए? ये जंक्शन हो गए। हाँ बताइए। खराब नहीं को सेल के नाम से दिया, हमको वो दिखा दीजिए, हम देख रहे हैं। सही है सर, लेकिन वो भी बंद कर दीजिए, जो भूल जाता है। कौन सा? देखिए उसने टिश्यू लिख दिया, लेकिन टिश्यू बनता कैसे है? सेल से बनता है। अगर हम कहें कि टिश्यू है तो क्या टिश्यू आपस में जुड़ता है? टिश्यू जुड़ करके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है, पता होना चाहिए ना क्या बनाता है? ऑर्गन। यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ती है, नहीं कह रहा टिश्यू कैसे जुड़ता है, ये बोल रहा है। उसमें ये लिखा है कि गैप जंक्शन कौन सा वाला है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में होता क्या है? बोल रहा है कि इसमें टाइट जंक्शन में स्टॉप द लीकेज, ये लीकेज को रोकता है। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के अंदर लीकेज का मतलब ये होता है कि टिश्यू ग्रुप ऑफ द सेल है, सेल्स का ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें सेल से कुछ बाहर निकल के ना चला जाए, उस चीज को रोकने का काम क्या करेगा? ये वाला जंक्शन करेगा, टाइट जंक्शन। टिश्यू के अंदर लीकेज, टिश्यू बना किससे है? कुछ कौन से तो बना है। तो बात वही होती है कि सेल से लीकेज को रोकता है। भले उसने एक जगह सेल लिख दिया है, कोई बात नहीं है, लिखने का तरीका अलग है वही चीज, आप सेल समझिएगा उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीन टाइप के सेल जंक्शन हो गए, समझ में आया? कंपाउंड एपिथेलियम खत्म हो गया, सिंपल एपिथेलियम। हाँ बताइए। एक मिनट, क्या करें? उसी को उठा लो, जब उसका पोस्टमार्टम कर दिए हैं तो कोई बात नहीं। हाँ कौन सी लाइन करें? मैं अभी ग्लैंड्स पढ़ा, मैंने ग्लैंड्स बताया नहीं, छोटा होता है।
एक टॉपिक छूट गया, ग्लैंड्स, ग्रंथियां। बताइए ग्रंथियां किस टिश्यू में देखने को मिलती हैं? एपिथेलियल टिश्यू में। किसमें मिलेगा? एपिथेलियल में। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम समझ रहे हैं ना? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। अब ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या है? किसको हम बोलते हैं? ग्लैंड। किसको कहा जाएगा? ग्लैंड। देखिए ग्लैंड्स का मतलब होता है सेल और ग्रुप ऑफ द सेल। कोई एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जिसको आप टिश्यू बोलते हैं, जिससे कोई चीज रिलीज होती है। कुछ भी रिलीज हो सकता है उससे। ठीक है। कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, मिल्क रिलीज हो रहा है, ऑयल रिलीज हो रहा है, वैक्स रिलीज हो रहा है, कुछ भी रिलीज हो रहा है, वो क्या होती है? ग्लैंड होती है। ठीक है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन है सेल और ग्रुप ऑफ द सेल। जो किसी केमिकल या फिर कोई मटेरियल को, कोई पदार्थ को सीक्रेट करती है, श्रावण करती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोला जाता है। ग्लैंड्स एक कोशिका की भी हो सकती है और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ग्लैंड्स के टाइप हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा कौन सा होता है? मल्टीसेलुलर। ज्यादातर ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? ये वाली मल्टीसेलुलर ग्लैंड ज्यादा होती हैं। यूनिसेलुलर केवल 2 हैं। नाम कौन से हैं यूनिसेलुलर के? गोबलेट सेल्स। ठीक है। और दूसरा है पेनिथ सेल्स। गोबलेट सेल क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जो म्यूकस बनाती हैं, कप जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी में कप बनता है, म्यूकस, वो कहां से बनता है? गोबलेट, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ये अकेले कोशिका जो ग्लैंड की तरह काम करती है, इसको ग्लैंड भी कहेंगे, इसको कोशिका भी कहेंगे। समझ में आया? जैसे एक कोशिकीय जीव को जीव भी तो कहते हैं, और एक कोशिका वाला होता है। तो ये क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं। ठीक है। पेनिथ सेल क्या बनाती है? लाइसोजाइम क्या होता है? एंजाइम का नाम है। लाइसोजाइम एंजाइम बनाती हैं, जो आपकी बकल कैविटी में बनता है। तो ग्लैंड्स हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कौन क्या रहा है? और कुछ लिखा हुआ? आप बताइए क्या कह रहे हैं? इतना ही लिखा ना? मल्टीसेलुलर का भी एग्जांपल। हाँ, मल्टीसेलुलर का जितनी बॉडी में बची, इसको छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर सारी। एग्जांपल क्या है? जितनी एंजाइम वाली है, हम कहें एंजाइम बनाने वाली, लेकिन एंजाइम ये भी है, ध्यान रखना, लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है। आप बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पर, नाम देखिए, नाम में यहाँ पर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती हैं? स्टमक में होती हैं। ठीक है। पैनक्रियास क्या है? ये ग्रंथि है। लिवर क्या है? लिवर भी एक ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। ठीक है, ये हो गया। और म्यूकस बनाने वाली, म्यूकस सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल बनाने वाली ग्लैंड, और म्यूकस स्वेट बनाने वाली। ठीक है, स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथियां, और जो म्यूकस बनाती हैं उसको सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबेशियस। ये आपके चेहरे पर तेल ग्रंथियां होती हैं, ऑयल बनाती हैं। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इतना ही लिखा होगा ग्लैंड्स में। आगे देखिए इसके बाद अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। हालांकि बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को कै दिन में खत्म करना है? 5 लेक्चर। अब इसमें पढ़ना, देखिए पूरा टिश्यू पढ़ेंगे। और आपका अर्थवर्म, आपका कॉकरोच, ये नहीं है ना? डायरेक्ट फ्रॉड है। इसके बाद कोई बात नहीं है, डायरेक्ट फ्रॉड का आगे बता दिया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू दिया है ना। बात सुनिए, एपिथेलियल के बाद कनेक्टिव टिश्यू होगा। उसने फॉर्म दिया, उसके बाद खत्म। अरे सर, ये चैप्टर तो सुना लेती है, ये स्लाइड में सिलेबस
सिलेबस में वो सही कह रहा है, सिलेबस में है, आप सिलेबस में है, पिछले साल के सिलेबस में था ये। आपका फ्रॉक काटा गया था, फ्रॉक ऐड किया गया था, बाद में जो है काटा गया वो ऐड किया गया था। ये फ्रॉक तो है ही, कुछ पोर्शन हटाया गया था, बाद में उसको जोड़ा गया था। देखिए एनसीईआरटी और वो नीट के सिलेबस में डिफरेंस है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ये है उसमें सिलेबस, ठीक? कनेक्टिव टिश्यू बताइए है कि नहीं है? टिश्यू का मतलब सब टिश्यू है, सारा टिश्यू है, पढ़ते रहिए, ठीक? हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल। हाँ देखिए, एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक्सोक्राइन का मतलब जैसे एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट होती है। आपकी बॉडी में अंतःस्रावी पता ही कौन कौन सी होती है, और एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट होती है, इसमें डक्ट नहीं है, वो एंडोक्राइन। कौन है इसमें बताना है? पहला लेक्चर इतना स्किप कर दो, अभी जो प्लान लिखते हैं दूसरा एग्जाम में प्लान लिखते हैं वो आपको जानने से लीजिए। एनसीईआरटी में जो भी है आपको, जो कौन सा वाला लास्ट में जो न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, वहां पर वो चीज बताई जाएगी फिर से, इसीलिए हमने छोड़ा है। अभी इसमें ब्लड नहीं बताएंगे हम, ब्लड किसमें पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है? बोन थोड़ा और बोन कार्टिलेज बता के छुट्टी करना है, इसमें बहुत लेंथी इस चैप्टर को नहीं करना है, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में मिलने वाला सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव, वाइडली डिस्पर्स्ड, ठीक है? लिख लीजिएगा वाइडली, मतलब सबसे ज्यादा फैला आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू यही है, एंड मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला और सबसे दूर तक बिखरा टिश्यू यही है, कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन कैसी होती है इसकी? मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल, ठीक है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। वैस्कुलर होता है, अंदर ब्लड सप्लाई रहती है, क्या होता है? वैस्कुलर, ठीक है? ये आपका वैस्कुलर होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ध्यान रखना है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? अब कनेक्टिव टिश्यू में होगा क्या? जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें आपको कितनी चीजें देखने को मिलती हैं? आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है? और क्या मिलेगा आपको? प्लस मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना? दो ही चीजें होती हैं। पिछले वाले में केवल आपने सेल पढ़ी थी ना, कि सेल पास पास है, लंबी सेल है, मैट्रिक्स नहीं था, क्योंकि सेल के बीच में जगह नहीं थी, बहुत कम थी। यहाँ सेल के बीच में जगह रहती है अच्छी खासी, इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा होता है, यहाँ पर कर सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो सेल के बीच में कुछ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा, एक लिक्विड पार्ट मिलेगा उसका, ठीक है? तो सेल होती है और बचा हुआ हिस्सा क्या है? मैट्रिक्स है। अब सेल में कौन कौन सी सेल हो सकती हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू में पूरे में आप देख लीजिए एक साथ, आपको यहाँ पर, हालांकि जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव में भी पार्ट बताएंगे तब समझिएगा उसको, यहाँ से इस चीज को हटा देना है, ठीक है? सेल वाला मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स देख लीजिए, मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं। मैट्रिक्स में आपको फाइबर्स मिलेंगे देखने को, क्या मिलेंगे? फाइबर्स, ठीक है? और आपको ग्राउंड सबस्टेंस मिलेगा, ग्राउंड सबस्टेंस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान रखिए, सेल और मैट्रिक्स बीच का हिस्सा, जैसे ये आपके पास सेल है और सेल के बीच में जो जगह है, सेल को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। मैट्रिक्स बराबर, मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सबस्टेंस है। फाइबर्स का मतलब जैसे ग्राउंड सबस्टेंस उसका लिक्विड वाला पार्ट हो गया, तो बाकी उसमें जो कुछ घुला हुआ है वो क्या है? फाइबर्स है। फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें आपको कोलेजन फाइबर मिलेगा, कोलेजन वाला, इलास्टिन फाइबर मिलेगा, ठीक है? और रेटिकुलेट फाइबर मिलेगा, रेटिकुलेट। 3 तरीके के फाइबर होते हैं। जब आप पढ़ते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज पढ़ते हैं ना, उसमें फाइबर का जिक्र आता है।
कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के, क्या बोलते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, सफेद होते हैं ये, व्हाइट होते हैं। सबसे ज्यादा मोटाई किस फाइबर की होती है, इसी की होती है, याद रखिएगा। हाईली थिक, सबसे मोटा फाइबर ये होता है, सबसे टफ फाइबर बॉडी का। इलास्टिक फाइबर, ये इलास्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, इलास्टिक है, मुलायम है। कलर कैसा होता है, येलो, इनको बोलते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, येलो। और रेटिकुलेट जो होते हैं ये कुछ अलग नहीं है, ये कोलेजन फाइबर जो पतले वाले हैं, कौन से वाले, थिक कोलेजन फाइबर को रेटिकुलेट बोलते हैं, ठीक है, ये होते हैं थिन कोलेजन वाले। समझ में आया? अभी आपको सब दिखाएंगे, डायग्राम बुक में बना हुआ है, उसमें सारा दिखाऊंगा मैं, ठीक। ग्राउंड सबस्टेंस किस चीज का बना होगा, जैसे आप नहीं समझ रहे मैट्रिक्स को, ऐसे समझिए, पानी आपने लिया, पानी में आपने कुछ घोल दिया, ठीक है, बालू मिला दिया, तो जो घोला गया है वो ये है, ठीक है, फाइबर बोलते नहीं है, और जिसमें घोला गया है वो ग्राउंड सबस्टेंस पानी समझिए, ठीक। ये किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोपॉलीसैकेराइड, क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ये किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, समझ में आया। प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन का भी बना हो सकता है, प्लस लिखिएगा, प्लस करके क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स का। तो आपके ग्राउंड सबस्टेंस में दो चीजें होती हैं, और कौन सा वाला न्यूक्लियोपॉलीसैकेराइड को बताएगा, देखिए इसका एग्जांपल भी है, हाइएलुरोनिक एसिड, ठीक है, कोई बात नहीं। सेल को एक नजर में देख सकते हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं, देखिए। अब सेल को बताएगा नाम, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल, एक सेल का नाम ही नोट कर लीजिए। ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, ये सब सेल के नाम हैं, और भी बहुत सारा है, प्लाज्मा सेल, ठीक है, और आपका बेसोफिल, एसिनोफिल। ब्लड में, ब्लड क्या है, कनेक्टेड टिश्यू है, जितनी सेल आप पढ़ते हो सब इसी में आएंगे, इसमें आगे एग्जांपल ढेर सारे हैं, ठीक, एक एक करके टाइप पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो इतना हो गया कनेक्टेड टिश्यू, हटा दें इसको। ये देखिए, इसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू का टाइप क्या होता है, तो टाइप में आप पढ़ते हैं कौन कौन सा टाइप है, लूज कनेक्टेड टिश्यू और डेंस कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या अंतर है लूज और डेंस में, लूज का मतलब इलास्टिक ज्यादा होगा, खिंच सकता है, डेंस का मतलब वो हार्ड होगा, ठीक। तो ये लूज क्यों है, क्योंकि इसमें फाइबर्स की संख्या कम है, रेशे कम है इसमें, ठीक है, इसमें ग्राउंड सबस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। तो लेकिन बुक में लिखने का तरीका अलग होता है, बुक में या यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा होता है कि लिखते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, और मैट्रिक्स होता है मोर, ये लिखा रहता है, मैट्रिक्स ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि आपने एक गिलास वाटर में कुछ मिलाया तो वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, मेन चीज तो वाटर ही तो है। आपके जो मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स, मैंने बोला मैट्रिक्स में दो चीजें बताया मैंने, क्या चीज, मैट्रिक्स में मैंने कहा फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सबस्टेंस होता है। मेन सॉल्वेंट कौन है, ग्राउंड सबस्टेंस सॉल्वेंट है ना, उसका सबसे ज्यादा तो यही होता है ना, ठीक है, इसी में सब कुछ खुला होता है, रहता है। तो आप जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ग्राउंड सबस्टेंस को मेनली मैट्रिक्स समझिए, क्या समझ लीजिए, मैट्रिक्स है। तो इसमें फाइबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, लिक्विड पोर्शन ज्यादा है, उसके अंदर जो घुला हुआ है वो कम है, ठीक है, धागे कम है, हार्डनेस नहीं है। यहाँ उसका उल्टा होता है, देखिए इसमें इसका अपोजिट बोला जाएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स जो होता है वो डेंस हार्ड लेस है,
और फाइबर्स क्या होते हैं, मोर होते हैं, फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं, फाइबर्स की संख्या ज्यादा है। 3 तरीके के फाइबर आपको बताएगा। इसके 2 टाइप कौन कौन सा, एरियोलर और एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। 2 टाइप पढ़ते हैं ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, एरियोलर क्या है और एडिपोज क्या है। एक चीज जान लीजिए, बॉडी में एरियोलर कहाँ मिलेगा, बॉडी में आपके अंदर जितना भी कैविटीज हैं, जितना स्पेस है, वहाँ ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉलो कैविटीज, कैविटीज ले सकते हैं, कैविटीज में मिलेगा, ठीक है। और ये आपका एरियोलर कहाँ मिलेगा, जहाँ फैट स्टोर होता है आपकी बॉडी में, जहाँ फैट स्टोर होता है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ये क्या करता है, स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करेगा। इसका और काम भी है सपोर्ट देना, क्योंकि एक चीज छूट गया कि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में करता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन देखिए, लिख लीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है बताइए, जोड़ना, कनेक्ट करना, लिंक करना। आपकी बॉडी के जितने पार्ट है, हड्डियों को मांसपेशियों से लिंक कौन करता है, हाँ, टेंडन। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जोड़ रहा है ना। आपकी स्किन को, जो चमड़ी है, चमड़ी को हड्डी से जोड़ने का काम बीच में कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। जो चमड़ी है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं नीचे जुड़ी हुई है ना किसी से, इसकी मदद से जुड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बॉडी के जितने पार्ट होते हैं सबको लिंक करने का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव। तो पहला काम क्या हो गया इसका, लिंकिंग बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है, लिंक करता है। दूसरा काम सपोर्टिंग, सपोर्टिंग करता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा तो हम स्टैंड नहीं किए हुए हैं, हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, हड्डियां नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी जान रहे कैसे हो जाएगी। बॉडी को सपोर्ट कौन दे रहा है, कनेक्टिव टिश्यू दे रहा है, पूरा सपोर्ट देता है बॉडी को, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप हो गया, एरियोलर और एडिपोज। आगे देखिए, अब इसको समझना है एक एक करके। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको समझने के लिए एरियोलर में क्या क्या होगा तो आप कहेंगे वही चीज होता है, पाइप आपको सेल मिलेगा, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल होता है और क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में 2 चीजें होती हैं, फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी नजर आएगा। तो इसमें कौन कौन सी, इसमें आप सेल कहेंगे, सेल कौन कौन सा है, और इसमें मैट्रिक्स जो होगा वो भी मिलेगा देखने को यहाँ पर, ठीक। अब बुक में से इसमें से क्वेश्चन ये आता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं डायग्राम पर क्वेश्चन जब आता है तो ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा भाई ऐसा, इस वाले सेल का नाम बताइए, सबका नाम नहीं लिखा है इसमें, हर सेल का नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ का नाम लिख के छोड़ा है, आपको बताना है बाकी क्या है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसका कौन सी चीज क्या है वो देख लीजिए। एरियोलर का डायग्राम देखिए इस तरीके से, बुक में आप पढ़ा लीजिएगा इसको सब, ठीक है। जहाँ पर इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये जो बिजली का मोटा तार होता है उसके अंदर पतले पतले तार निकले होते हैं ना, तो सेम वही देखिए, ये आपको एक सेल दिखा रहे हैं। ये मैंने जो सेल बनाया है बड़ा फर्स्ट क्लास का, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। क्या है ये, फाइब्रोब्लास्ट। इसकी संरचना कैसे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, ऐसे भी हो सकती है, तारनुमा होता है ये, ठीक। लंबे लंबे सेल हैं, ये क्या बनाएंगी, फाइबर, धागे बनाएंगी। देखिए इसके अंदर से धागे बन के निकल रहे हैं, देख रहे हैं, इसके अंदर से तार निकल रहे हैं धागे इस तरीके से। फाइबर, कौन सा वाला फाइबर बनेगा, जो 3 तरीके के फाइबर पढ़े हमने, ठीक है। कौन सा आया, कोलेजन फाइबर। तो ये हो गया यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, इसका नाम उसने लिखा हुआ है। तो पहली सेल कौन सी है यहाँ पर, फाइब्रोब्लास्ट हो गया। क्या बनाती है, इससे बनेगा
फाइबर्स। एक चीज और ध्यान रखना है, मैट्रिक्स इसी से बनता है। जो आपका मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा मैट्रिक्स किससे बनता है? उसी सेल से। फाइब्रोब्लास्ट से फाइबर भी बनेंगे, तो फाइब्रोब्लास्ट से क्या बनता है? मैट्रिक्स भी बनता है। याद करने के लिए, ठीक है, दो चीजें बनती हैं इससे, फाइबर्स और मैट्रिक्स। और कौन कौन सी सेल होती हैं अब बताइए फाइब्रोब्लास्ट के अलावा? अब देखिए मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कहाँ है बुक में? यहाँ ऊपर बनाया क्या, देखिए, है ना, ये देखो, ये बना रेड कलर का, इस पर लिखा भी है मैक्रोफेजेस। क्या काम करती है मैक्रोफेजेस? भक्षण करती है कीटाणु जीवाणु का, ठीक है, पता सबको। फैगोसाइटोसिस करती हैं। अगली सेल कौन सी है? प्लाज्मा सेल। कौन सी है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कहाँ बनाया गया है? ये देखिए, हमारे यहाँ देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला प्लाज्मा सेल नोट कर लीजिएगा। ये सेल कौन सी है? प्लाज्मा है। बहुत बड़े डायग्राम में क्वेश्चन आता है, ये प्लाज्मा सेल है। देखिए किनारे वाला ये रेड कलर का जो है, यहाँ पर रेड कलर का बनाया गया है प्लाज्मा। आपने बुक है आपके पास, यहाँ बढ़ा लीजिएगा, प्लाज्मा सेल यही है। ऊपर वाला सेल कौन सा है? ब्लड में जानते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, पढ़े हैं ना? तो ये कौन सी सेल है? इओसिनोफिल। इसको आप लिख लीजिएगा, इओसिनोफिल्स है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लाज्मा के बाद कौन सा है? इओसिनोफिल्स, ठीक। अगली कौन सी सेल है? ये देखिए, यहाँ पर आपका छोटा सा बना है, ये आपका जो ब्लू कलर का है, और एक यहाँ रेड कलर का बना है। जो रेड कलर का है वो बेसोफिल है। कौन सी वाली है? बेसोफिल है, ठीक है। रेड कलर वाला कौन सा है? बेसोफिल। और ये जो वायलेट कलर का है, ये है मास्ट सेल। क्या है ये? मास्ट सेल, मतलब ये मस्ट सेल है। मास्ट सेल बोलते हैं। कौन कुछ बनाती है? सबका काम है। कितनी सेल है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सेल। हाँ, नाम नहीं लिखा, यहाँ लिखा हुआ नाम समझ में आ गया। एक एक करके काम। मैक्रोफेज भक्षण करती हैं। प्लाज्मा सेल क्या करती है, कोई बताएगा? एंटीबॉडी बनाती हैं। एंटीबॉडी हम बोलते हैं बी सेल बनाता है, बी सेल बनाता है ना, टी सेल की मदद से। तो बी सेल प्लाज्मा सेल बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाती है एंटीबॉडी। तो इससे आप बोलेंगे ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, ठीक है। एसिनोफिल का काम, जो रक्त में एसिनोफिल कोशिकाएं होती हैं, क्या होता है? बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। बेसोफिल क्या करता है? बहुत सारी चीजें बनाता है, ठीक है। एसिनोफिल का कोई जैसे एसिनोफिलिया होता है, एसिनोफिल का कोई विशेष काम हालांकि नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं। हालांकि एलर्जिक में दूसरी सेल भी है, आपके एलर्जी में भी ये सेल पार्टिसिपेट करती है, एलर्जी वाली केस में, ठीक है। बेसोफिल का काम देख लीजिए, यहाँ आप आगे लिखेंगे बेसोफिल। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए अब कौन सा सेल है? बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है बताइए? एक चीज बनाता है, ठीक है। ये इसलिए बता दें कि आगे काम देगा, ये ब्लड वाले टॉपिक में काम देगा। आप भले बुक में नहीं लिखा है, यहाँ ये ब्लड वाले में आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हिपेरिन बनाएगा, हिपेरिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और हिस्टामाइन। 3 केमिकल बनाता है, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन। हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। आपके ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि शरीर में एक एंटीकोगुलेंट होता है केमिकल, उसको क्या बोलते हैं? हिपेरिन। ये है एंटीकोगुलेंट। ये खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। अब चोट लग जाती है तो खून जम जाता है, बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं जमता खून अंदर। सेरोटोनिन क्या करता है? ये ब्लड की नलिकाओं को सिकोड़ता है, ये फैलाता है। कैसे याद रखेंगे? एस फॉर एस है ना, तो सिकोड़ना ध्यान रखिएगा इसको। ये सिकोड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है,
तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ये क्या है, वैसोडायलेटर है। समझ में आया? ये चीज समझ लें, कॉन्स्ट्रिक्टर डायलेटर क्या होता है ऐसे समझ लीजिए। आप जब कभी स्ट्रेस में होते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। कौन बीपी बढ़ाता है? एड्रेनल ग्लैंड, जो अधिकृत ग्रंथि होती है आपकी बॉडी में, वहां से हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है ना, वो आपके ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ा कैसे? हार्मोन तो निकल गया, ब्लड में मिल गया, लेकिन उसने आपकी बीपी को बढ़ाया कैसे? तो वो क्या करता है, ये आपका जो हिस्टामाइन है ये क्या करेगा, ये खून की नलिकाओं को सिकोड़ देता है, ठीक है, तो ये डायलेट करा देगा, ये सिकोड़ेगा और ये डायलेट। जब खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर जब डायलेट कर जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये काम भी सबका है। बेसोफिल हो गया। मास्ट सेल का काम क्या है? ये मास्ट सेल है, गलत हो गया, आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये बेसोफिल नहीं है, ये मास्ट सेल है, या आप इसको लिख लीजिएगा मास्ट सेल। यही है ना? यही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है कि अगर देख यही है ना, मास्ट सेल का फंक्शन हो गया, देख लीजिएगा एक बार। ये हो गया बेसिक में, हो गया ये, ठीक। और कौन सा बचा इसमें से? और कोई सेल नहीं बचा ना, हमने आपको लेबलिंग बता दिया ना बुक में कैसे लेबलिंग किया जाएगा जितनी सेल है। बाकी जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। क्या है ये? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये सेल हो गया। फाइबर आपको बता दिया, फाइबर 3 तरीके के फाइबर हैं। अब यहाँ कौन सा फाइबर कौन सा होता है ये देखिए। सबसे मोटा जो ब्लू कलर का फाइबर दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? व्हाइट कोलेजन फाइबर। ब्लू वाले फाइबर कौन से हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसमें जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं कि नहीं है? दिख रहे हैं ना, वो इलास्टिन फाइबर है पीले वाले। और जो एक दूसरे और है जो थोड़ा और पतले हैं वो क्या है? रेटिकुलेट फाइबर है। जो सबसे ज्यादा लाल रंग का बिखरा हुआ है वो क्या है? रेटिकुलेट वाला है, पूरा जाल की तरीके से, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। ये इलास्टिन वाला येलो कलर का है, ये जो ब्लू वाला है ये सबसे हार्ड फाइबर यही है। हालांकि ब्लू कलर का नहीं है, आपको डायग्राम ब्लू दिखाया गया, ये व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं। पीछे देखिए, तो कनेक्ट देखिए, इसमें आपका इतना हो गया है, लूज कनेक्टेड टिश्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें एल्वियोलर बताया, एल्वियोलर है, और दूसरा कौन सा है? एडिपोस। लूज में दो चीजें पढ़ते हैं, एल्वियोलर और एडिपोस। एल्वियोलर में मैंने डायग्राम आपको बुकवाइजर वाला दिखा दिया है, ठीक है। एल्वियोलर वाला क्या क्या होता है? एल्वियोलर में, एल्वियोलर में आप बोलेंगे सेल्स होती हैं, 4 या 5 टाइप की सेल है उसमें, ठीक है। फाइबर्स हैं, 3 प्रकार के फाइबर हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, इतना चीजें हैं एल्वियोलर, ठीक। एडिपोस क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। इसमें कौन सी सेल होगी? इसमें एडिपोसाइट। कौन सी सेल होगी? एडिपोसाइट सेल्स होती हैं। क्या करती हैं ये फैट को स्टोर करेंगी। क्या करेंगी? ये फैट को स्टोर करेंगी। आपकी बॉडी में फैट जहाँ जहाँ स्टोर होता है, स्किन के नीचे है, आई बॉल के आसपास में फैट है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। समझ में आया? स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? स्किन के नीचे एल्वियोलर भी है, एडिपोस भी है, ठीक है। और एक अगला वाला होता है, इसमें कौन? एल्वियोलर, एडिपोस को क्या दो, ठीक। अब इसके बाद में आगे है डेंस। कौन सा कनेक्टेड टिश्यू? डेंस। हाँ बताइए, का पहला लाइन बताइए। एनसीईआरटी की पहली लाइन में क्या है? ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। हाँ बता देगा इस लाइन में। जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं एक्सेप्ट द ब्लड। ब्लड एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? और कोई लाइन पढ़िए, पूरी लाइन। सेल एट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल
प्रोटीन कार्ड कोलेजन ऑफ फाइबर In all connective tissue except the well cells secrete the fibers, structure, protein, collagen and elastin. हाँ कोई बात नहीं, आपके ब्लड में कोलेजन फाइबर्स नहीं होते हैं, इलास्टिन फाइबर नहीं है, लिखा ना। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड, ब्लड को छोड़ करके बाकी जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं, सेल्स क्या करती हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, फाइबर बनाती हैं। आपके ब्लड में भी कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं, लाल रंग की कोशिकाएं और श्वेत वाली हैं, ये कोई फाइबर नहीं बनाती हैं। जबकि आपने एरियोलर में पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट सेल है, क्या बनाती है, फाइबर बनाती है। तो फाइबर आपके ब्लड में नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बह सकता है, लिक्विड नेचर का है, बाकी कोई कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड नेचर का नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों डेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स क्या होगा, कम, ठीक है। यहाँ पर फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं। सर जी, हाँ बताइए, रिपोर्ट लोकेटेड यूनिट ऑफ क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट वाला यूनिट ऑफ लोकेटेड हाँ बिलो द स्किन ना, स्किन के बिलो होता है, ठीक है। एडिपोज वाला स्किन के नीचे देखने को मिलेगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया, इसके दो टाइप हैं डेंस के, डेंस रेगुलर और कौन सा होता है, इररेगुलर, रेगुलर और इररेगुलर। यहाँ पर भी आगे डेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो फाइबर्स हैं वो क्या है, एक एकदम पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को अगर आप व्यवस्थित करके रख दीजिए, ठीक है, एक चीज होता है उसको बिखेर के रख दीजिए, तो बिखरा वाला कौन सा, ये वाला, ये बिखरा हुआ है, इसमें धागे जो हैं वो क्या हैं, बिखरे हैं। अगर डायग्राम बुक में बना हुआ है ये इररेगुलर का डायग्राम, इसमें जितने धागे हैं वो सब क्या हैं, इधर से उधर बिखरा हुआ है। इसमें धागे कैसे हैं, एकदम पैटर्न में लगे हुए हैं, पैटर्न समझ रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये एक के ऊपर एक धागे इस तरीके से पैटर्न में लगे हुए हैं। कौन सा ज्यादा हार्ड होगा, हालांकि हार्ड तो है ही है, डेंस जो है लूज से हार्ड है, इसमें भी देखा जाए तो कौन सा ज्यादा हार्ड होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ रेगुलर पैटर्न में लगे हैं धागे, यहाँ बिखरे हुए हैं, बीच में स्पेस ज्यादा आ गया, ठीक है। तो ये डेंस रेगुलर हो गया। तो डेंस रेगुलर और इररेगुलर तो होता है, इसका एग्जांपल ध्यान रखना है कि डेंस रेगुलर का एग्जांपल क्या होता है। देखिए यहाँ पर टेंडोन्स होता है, टेंडोन्स, और क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। तो टेंडोन्स और लिगामेंट्स किसमें आते हैं, डेंस रेगुलर, समझ में आ रहा है। कार्टिलेज भी आता है, कार्टिलेज इसमें नहीं आएगा, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। 3 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने 2 बताए, तीसरा और है। एक आप पढ़ते लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस, एक है स्पेशलाइज्ड, तो तीसरा वाला कार्टिलेज उसमें आता है। समझ में आया, उसको अभी और बताएंगे। तो दूसरा चल रहा है, एक कनेक्टिव टिश्यू में डेंस वाले में 2 टाइप हो गया, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर में टेंडोन और लिगामेंट। टेंडोन क्या है, बोन टू मसल, और ये बोन टू बोन। बोन से बोन जोड़ते हैं। अब बताइए एक चीज, जहां पर किसमें कौन सा ज्यादा हार्ड होगा, इसमें से हार्डनेस किसके अंदर जाता है, इसके अंदर किसके अंदर, लिगामेंट्स के अंदर कि टेंडोन्स के अंदर। आपको लगता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो ये ज्यादा हार्ड होगा, नहीं, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। मैं समझाऊंगा कैसे। ये इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, बोन टू मसल जोड़ेगा, और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलास्टिन फाइबर मोर होते हैं। एक हड्डी को एक मांसपेशी से जब जोड़ा जाता है, हड्डी किससे जुड़ती है, मांसपेशी से, ठीक है। आप समझ लीजिए क्यों मैंने लिखाया, क्यों इसको मैंने हार्ड बोला टेंडोन को। देख लीजिए, जैसे ये बोन है,
ये हमारी हड्डी है और इसके साथ आपकी मांसपेशियां जुड़ी हैं। तो हड्डी के साथ जब मांसपेशी जुड़ती है, जैसे अगर हड्डी को ऐसे सिकोड़ना है तो आपकी मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो मांसपेशियां आपकी हड्डियों से जुड़ी हैं, तो हड्डियों से जुड़ी हैं तो बीच में कोई कनेक्शन तो होगा। जोड़ने वाला कनेक्शन कौन सा है? ये टेंडन है, यही है टेंडन, ठीक है। ये टेंडन है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। अगर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आप जब मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे, आपने इसको सिकोड़ लिया मांसपेशी को, तो पता लगा ये अगर ये फैल सकता है तो ये तो खिंच जाएगा, तो हड्डी तो खिंचेगा ही नहीं। खिंचाव हड्डी में कैसे आएगा? हड्डी कैसे खिंचेगी? हड्डी को खींचने के लिए ये सोचिए ये क्या है? आपका मसल है, मांसपेशी है, और ये आपका बोन है। ये जब जुड़ता है बीच में जो कनेक्शन बनता है वो हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब ये खींचेगी तो पता लगा ये भी खींच के आ गया तो हड्डी तो अपनी जगह पे स्टेबल हो गई, तो कहाँ खींची? पकड़ के खींचना चाहिए ना, ये भी हार्ड होना चाहिए। व्हाइट फ्यूजन फाइबर इसलिए लगा हुआ इसमें। बोन टू बोन कनेक्शन क्या होता है? बोन से बोन को जोड़ने वाला कनेक्शन ये है लिगमेंट। तो लिगमेंट बहुत ज्यादा मजबूत तो होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, लेकिन हड्डियों को जब मूव कराना होता है तो ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो कैसे हड्डियां मूव करेंगी? इतनी हार्डनेस नहीं है इनके, समझ में आया? तो ये हो गया। तो टेंस इर्रेगुलर देख लीजिए कहाँ होता है। टेंस इर्रेगुलर, इसका एग्जांपल रख लीजिएगा, आपके डर्मिस में मिलेगा। डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस जानते हैं क्या होती है? स्किन के सबसे ऊपरी पता है परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस। उसके नीचे डर्मिस, डर्मिस में देखने को मिलता है, ठीक। और ये एग्जाम्पल है, कोई जल्दी नहीं, ये एग्जाम्पल है। तो ये आपका दो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एक हो गया लूज, दूसरा हो गया डेंस, और तीसरा कौन सा है? स्पेशलाइज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि बुक में ये ज्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, अदरवाइज चैप्टर पूरा नहीं होगा। स्पेशलाइज का मतलब विशेष प्रकार के ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ब्लड पढ़ते हैं हम लोग, ब्लड के बारे में होता है ये, और बोन होता है, और क्या होता है? कार्टिलेज, कार्टिलेज। कौन सा ऐसा जो है कनेक्टिव टिश्यू है जो एवेस्कुलर होता है? बताइए सोच करके, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड सप्लाई अंदर नहीं जाती है? सब में होती है ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल सब में है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल अंदर नहीं होती है। कौन में है? एक्सेप्शन में है, ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज में एवेस्कुलर होती हैं। एवेस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेसल, इसके अंदर कोई खून की नलिकाएं नहीं होती हैं। हमारी हड्डियों के अंदर खून की नलिकाएं जाती हैं, हड्डी के अंदर से तो खून बन के निकलता है बाहर, तो हड्डी के अंदर ब्लड वेसल जाती हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर नहीं जाती हैं। और ब्लड के अंदर तो है ही है। ब्लड क्या है? ब्लड के अंदर पूरा है, समझ में आया? एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो स्पेशलाइज में ब्लड को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ब्लड आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पूरा, वहां इसलिए यहाँ छोड़ दिया जा रहा है। बोन और कार्टिलेज में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डिफरेंस। बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, नॉन प्लायबल। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? नॉन प्लायबल, नॉन कंप्रेसिबल। आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये है नॉन PLIABLE, नॉन प्लायबल का मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कार्टिलेज क्या होती है? प्लायबल, प्लायबल एंड सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, और ये होता है नॉन प्लायबल एंड हार्ड। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, समझ गया? और क्या अंतर होता है? ये वेस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होगा, जानते हैं हड्डियों के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं भी जाती हैं और इसके अंदर खून की नलिकाएं भी जाती हैं। और ये क्या होता है? एवेस्कुलर, ठीक है, ये एवेस्कुलर है। अगला डिफरेंस बताइए कोई। बोन के अंदर
जो सेल होती हैं उसको ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं, Osteocyte. और इसके अंदर कॉन्ड्रियोसाइट है, क्योंकि कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है कार्टिलेज के अंदर, ऑस्टिन प्रोटीन होती है हड्डी के अंदर। यहाँ पर ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल्स आपने सेल पढ़ा है ना, हमने बताया कनेक्टिव टिश्यू में कई प्रकार की सेल होती हैं, एरियोलर में 5 प्रकार की बताई। इसमें कौन सा होगा, एक टाइप का होगा अकेला, बोन में केवल ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। अगला डिफरेंस, कौन सी प्रोटीन हड्डी में होती है, ऑस्टिन, कौन सी होती है, OSSEIN, ऑस्टिन प्रोटीन होती है। इसके अंदर कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। हड्डियां हार्ट में होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा होता है, यहाँ कैल्शियम फास्फोरस कम है, ठीक है। याद कीजिएगा कैल्शियम फास्फोरस क्या होता है, मोर होता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है लेस। ये अस्थिर है, ये उपास्थि है, समझ में आया। और कुछ दिया इसके बारे में, 4-5 टाइम में खत्म किया होगा, देखिए 1 मिनट, हाँ देख लें, और इसने कर दिया कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ लिख दिया ना। कार्टिलेज कहाँ होती है, समझ लीजिए, ये कार्टिलेज मुलायम हड्डी कार्टिलेज है, ये है आपकी ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना कार्टिलेज हो गया, टिप ऑफ नोज कार्टिलेज हो गया। और बताइए कार्टिलेज कहाँ होती है, कार्टिलेज के एग्जांपल बताइए, टिप ऑफ नोज हो गया, ठीक है, नोज का टिप। और बताइए, ईयर पिन्ना हो गया। हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज लगी होती है ताकि हड्डियां रगड़ ना करें, ठीक है। आपकी ये हड्डी है, देखिए ये, और दूसरी हड्डी के ऊपर होती है, इसके ऊपर ये कार्टिलेज लगी होती है। बुढ़ापे में ये घिस जाती है और तेल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, हड्डियों के बीच में जो एक तेल नहीं होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, हाँ साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कम होने लगता है, फ्रिक्शन होता है। तो बोन्स के ऊपर की साइड में कहाँ होगा, टॉप ऑफ बोन्स। और कहाँ होता है, अभी पसली में रीढ़ जो पसलियां आपकी जुड़ती हैं, जब जुड़ती हैं सामने स्टर्नम से, आगे होता है, पीछे नहीं है। आपकी पसली पीछे रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट जुड़ा है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पसली जब आगे हड्डी से जुड़ती है तो बीच में क्या आती है, कार्टिलेज आती है। कारण है उसका, आगे ही क्यों लगा होता है, क्योंकि चेस्ट में जब हवा बढ़ती है तो सीना आपका आगे खुलता है, पीछे नहीं खुलता कभी, क्योंकि कार्टिलेज आगे की लगी है, जिससे कार्टिलेज में एक्सटेंशन होता है। तो बिटवीन इसके बीच में स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब चेस्ट बोन हो गया, एंड रिब्स, ठीक है। और कहाँ, जो पेल्विक गर्डल होता है, क्या चीज, पेल्विक गर्डल, पेल्विक सिम्फाइसिस, जहाँ 2 हिप बोन आपस में आकर के जुड़ती हैं, वहाँ कार्टिलेज लगी होती है। समझ में आया, ये सब जगहों पर कार्टिलेज। और कहीं है, हाँ छूट गया है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताना है, ठीक है, जितना है उतना सफिशिएंट होता है। अब इसके बाद में आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नर्वस में, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये फिनिश करेंगे, कल अगली बार जो इसके सिलेबस में आगे जो होगा वो पढ़ाया जाएगा। देखिए मुश्किल से 10 मिनट देखिए, ज़्यादा नहीं देखना, 10 मिनट मुश्किल से। हालांकि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को और कहाँ पढ़ेंगे आप, ये लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे आप इसको, स्केलेटल सिस्टम में कहाँ पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हमको इसमें मसल्स के प्रकार पढ़ लेना है, कितनी टाइप की मसल्स होती हैं ध्यान रखना है। तो कितनी टाइप की मसल होती हैं, 3 टाइप की, कौन कौन से, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल
स्केलेटल ये तो आपने 9th क्लास से पढ़ते चले आ गए होंगे, इसको ध्यान से बताइएगा। कार्डियक कौन सी मसल इसमें से ऐसी होती है जो कभी नहीं थकती है, कभी नहीं थकती है, नेवर फटिग, ठीक है, नेवर फटिग। कौन सी मसल होती है जो जल्दी थक जाती है, एक लेट थकती है, जल्दी थकती है, कौन सी वाली, ये वाली जल्दी थक जाती है, ठीक है, फटिग हो जाती है। स्मूथ वाली फटिग कम होती है, तो कारण है बताया है क्यों नहीं थकती है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे थकती है, क्योंकि देखिए जो जितना काम तेज करेगा वो उतना ही जल्दी थकेगा। ये जो है मसल, स्केलेटल मसल दिन भर यही काम करती है, ठीक है, चलना फिरना पूरा बोलना जाना, ये सब स्केलेटल सिस्टम के साथ है ना। इनमें ज्यादा वर्क होता है तो थकान भी ज्यादा लगती है, समझ में आ रहा है। इनमें वर्क स्लो है, ये धीरे धीरे काम करती हैं तो थकती भी धीरे हैं, स्लो फटिग होती है और ये फटिग नहीं होती है, समझ में आ रहा है। काम धीरे है इनका, स्लो काम करती है, समझ में आया। दूसरी चीज देखिए, अगर कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर ज्यादा होता है तो बताइए कहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा काम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यहाँ 24 घंटे काम चल रहा है, यहाँ 24 घंटे आपका हार्ट काम करता तो है, थकता नहीं, 24 घंटे वर्क करता, लेकिन उतना काम नहीं करता जितना फिजिकल काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में ज्यादा होता है जहाँ ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, ठीक है, वहीं तो ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ ज्यादा काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, लीस्ट, सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होंगे, यहाँ होंगे लेस। लेस का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होते हैं, सबसे कम काम यही करती हैं, ठीक। ये हो गया। ये स्केलेटल मसल कहाँ होती हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, आपका जो कंकाल तंत्र है, हड्डियां हैं, उसके साथ जुड़ी हैं। ये आपके बॉडी ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हैं। इनका दूसरा नाम कोई बताएगा क्या होता है, विसरल मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, विसरल मसल्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जो इंटरनल ऑर्गन है शरीर के अंदर, जो आपके अंग है, उनका दूसरा नाम होता है विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन। तो ये कहाँ होती हैं, विसरल ऑर्गन के साथ जुड़ने वाली मसल का नाम बताइए, स्मूथ मसल्स होता है, ठीक है। ये कहाँ होती हैं, इन विसरल ऑर्गन। हार्ट भी आपके शरीर का एक अंदर का अंग है, लेकिन वो उसको अलग कैटेगरी में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हार्ट अलग से लिखते हैं। ये हार्ट में होती हैं, और ये कहाँ होती हैं, ये स्केलेटल सिस्टम के साथ होती हैं, स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक। कितना हो गया, आगे इनकी संरचना पढ़ लेते हैं, कैसी इनकी संरचना होती है। इसको हटा दें यहाँ से, हो गया है। क्या देखना है बताइए, हो गया। देखिए स्ट्रक्चर में ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है, इस तरीके से देखिए। ऐसा बना डायग्राम देख रहे हैं ना, तीनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है,
क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इसमें कितना न्यूक्लियस है? ये देखिए एक सेल ये है, ये आपके पास कितनी सेल है? 5 सेल बनाई मैंने। कितनी सेल बनाई है? 5। ये सेल को देखिए कि ये अकेली एक सेल है, ये अकेला एक सेल है और ये अकेला, इसमें कौन सा बता सकता कोई? इसमें ये वाली अकेली सेल है, ये अकेला सेल है, बताइए। ये सेल है हर्ट की, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हर्ट की सेल है, ये हर्ट की सेल अकेली इतनी है, समझ में आया? एक सेल ये, दूसरी ये, तीसरी ये हर्ट की सेल है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है डिफरेंस में, देखिए इसमें कितना न्यूक्लियस है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक सेल में डायग्राम बुक में देखिए, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाया गया है, दिखाया गया ना? देखिए एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहा होगा, है कि नहीं है? अरे नहीं होगा तो आप समझ लीजिए एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है? समझ में आया? एक से ज्यादा न्यूक्लियस। यहाँ क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है? यूनि है, यहाँ पर भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस इसमें भी है, ठीक। आगे का डिफरेंस, ये कैसी दिखने लग रही है? सिलेंड्रिकल। कैसी लग रही है? सिलेंड्रिकल। तो ये है सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। ये कैसी है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब होता है शंकु रूपी। तो शंकु क्या? शंकु रूपी, ये वाला स्पिंडल शेप होती है। और ये कैसी है? ये भी सिलेंड्रिकल है, ठीक। इनका एंड कैसा है? किनारा, किनारा इनका ब्लंट है। ब्लंट समझते हैं? लोअर साइड नहीं, जैसे एक मार्कर जो होता है, मार्कर, ठीक है, मार्कर का जो किनारा होता है वो चपटा होता है, ब्लंट होता है, चपटा नहीं कहेंगे सॉरी इसको, हाँ बॉटल, ये वाला एंड ब्लंट है, नीचे वाला एंड देख रहे हैं, ये ब्लंट है। इसमें कोई उभार नहीं बना है। अगर कोई उभार बना होता तो ब्लंट नहीं होता, ये ब्लंट है। किसी भी चीज को अगर ऐसे काट दिया जाए तो एकदम एंड जो बनेगा वो ब्लंट बनता है। ये यहाँ पर ये ब्लंट एंड है, देख रहे हैं, एकदम ब्लंट है, ये ब्लंट। इसका एंड कैसा है? पॉइंटेड। यहाँ देखेंगे ब्लंट। इसका कैसा है? पॉइंटेड एंड। और बताइए इसका कैसा है? इसका फ्लैट है, चपटा है। चपटा कैसे? इसी कोई भी चीज है उसको जो है ऊपर से प्रेस करिए, नीचे से प्रेस करिए, दब जाएगा, दोनों साइड से चपटा हो जाएगा। मार्कर को लेके दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, चपटा कर दीजिए, हो गया फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। तो इसका एंड जो होता है ये फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट एंड। और क्या डिफरेंस है? इस पर धारी बनी होती है। क्या होती है? धारियां होती है ना, धारी, स्ट्राइप्स। इसके ऊपर क्या है? स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स होती हैं। यहाँ पर स्ट्राइप नहीं है, नो स्ट्राइप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सतह एकदम चिकनी होती है, स्मूथ होती है, इस पर कोई धारी नहीं होती है। इस पर धारी है, ठीक है। इस पर भी क्या होता है? स्ट्राइप्स इस पर भी होती हैं, धारियां इस पर भी हैं। समझ में आया? इनका अरेंजमेंट बता सकता है कोई? क्लास हो रहा है, ये कैसे अरेंज होती हैं? हाँ, ये होती है बंडल में, झुंड में। जैसे आपके पास 5 पेंसिल है, 5 को झुंड लगा दीजिए, एक बंडल बना लीजिए, बंडल में अरेंज होती है, ठीक है। ये कैसे अरेंज होती है? ये शीट नुमा अरेंज होती है, चादर, एक के ऊपर एक चादर के रूप में अरेंज होती है, ठीक है। और ये भी क्या है? बंडल नुमा अरेंज होती है। एक चीज और, जो क्वेश्चन आता है, ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है? इन तीनों में किस में जंक्शन है? हमने आपको बताया जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है। कभी कभी आपको कहाँ मिलेगा? कनेक्टिव में, मस्कुलर में भी मिलेगा, कनेक्टिव में नहीं मिलता है। और कहाँ मिलेगा? नर्वस में। ये जंक्शन है,
ये जो आप बुक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लाइन ऐसे तिरछा किया उसने। ये एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, एक सेल दूसरी सेल से जुड़ा हुआ है, ये जंक्शन देख रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा ये अकेली एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दोनों के बीच में जंक्शन। तो दो सेल आपस में जुड़ी हैं, इस जंक्शन का कोई नाम बता दीजिए। इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। क्या होता है ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट की मसल्स के बीच में होती है। हार्ट की मसल इसी जंक्शन से जुड़ती है। देखिएगा ये क्या है, एक तरीके का सेल जंक्शन है। ये आपका सेल जंक्शन है, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क। और कुछ दिया इसके बारे में। अच्छा एक चीज और, मसल्स की खासियत क्या होती है? मसल्स की खासियत क्या होती है? हटा दे इसको, 2 मिनट और चाहिए। मसल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की खासियत ये होती है, पहली खासियत मसल्स जो है एक्साइट हो सकती हैं। हमारा ब्रेन जब सिग्नल भेजेगा मसल को तभी तो बोन में मूव करेगा। मसल सिकुड़ेगा कैसे? जब तक सिग्नल नहीं आएगा। सिग्नल पहुंचता है तो एक्साइट होती है। न्यूरॉन्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया एक्साइटेबिलिटी। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा बताइए क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी, खींचने की क्षमता होती है। स्ट्रेचेबिलिटी, हाँ, स्ट्रेचेबिलिटी, वही चीज है, स्ट्रेच या एक्सटेंसिबिलिटी, बात एक ही है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सिकुड़ सकती हैं। ये प्रॉपर्टी है। जब नर्वस सिस्टम आप पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में ये तो होता, ये दोनों नहीं होता, वहाँ इसके लिए होता कंडक्टिविटी, कंडक्ट करता मैसेज को नर्वस सिस्टम। समझ में आया? और कुछ? बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू 40 से 50% नियर अबाउट कनेक्टिव टिश्यू अकेले होता है। यहाँ पर हाँ, स्टिमुलेशन किसमें? कोई बात नहीं है। स्टिमुलेशन का मतलब समझते हैं, स्टिमुलेट करना, उद्दीपन का आना। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपन। जब तक उद्दीपन नहीं आएगा तब तक मसल कैसे एक्साइट होगा, ठीक है। तो स्टिमुलेशन यही चीज है, तो बोल सकते हैं स्टिमुलेशन। अगली बार कौन सा पढ़ के आना है? आगे जो बच्चा सीक्वेंस सिलेबस में थोड़ा सा बता दीजिए। न्यूरल में थोड़ा सा जैसा है, जब मैं खत्म करूंगा तो उसको अच्छे तरीके से नर्वस सिस्टम में खत्म करेंगे। इसलिए हमने छोड़ दिया। ब्लड भी एक पैसा नहीं बताया ना, मैंने कहा ब्लड बाद में बताएंगे, भले वो 4 लाइन लिखा है उसको अच्छे से बताएंगे ब्लड वाले चैप्टर। ठीक, और आगे जो आगे है आपको पढ़ गया है, कॉकरोच पढ़ के आइए। कल पूरा कॉकरोच खत्म किया जाएगा, बहुत बड़ा है, बचेगा तो फ्रॉक पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि कॉकरोच पढ़ाएंगे। 5 लेक्चर मिला है आपको। 5 लेक्चर में बड़े आराम से खत्म होगा। अच्छा ये बताइए, लास्ट में एक चैप्टर क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं क्या? एक आदमी बहुत तेज नहीं है, इतना पढ़ के आएंगे तेज क्या है? जो नहीं पढ़ के आएगा तो उसके लिए तो समस्या होगी थोड़ी बहुत आगे। और तुम तो पढ़े हो पहले भी, क्या दिक्कत है? और कर दीजिएगा इसको।